हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए हम प्रत्येक क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं। तो आज की क्लास में भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस टेस्ट को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। मुगल कालीन चित्रकला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुगल दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश अकबर के समय हुआ था। अकबर के समय छवि चित्रण को सर्वाधिक महत्व दिया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पहले वाला कथन यहाँ पर सही है। मुगल दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश अकबर के समय में हुआ था, परंतु छवि चित्रण को सर्वाधिक महत्व दिया गया था जहांगीर के समय में। जहांगीर के समय में जो है छवि चित्रण को सर्वाधिक महत्व दिया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शरीर में तांबे की कमी से विल्सन रोग होता है। इस रोग से मानव के मस्तिष्क और आंखों को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है। कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। केवल यहाँ पर दूसरे वाला कथन सही रहेगा। शरीर में तांबे की कमी से विल्सन रोग होता है, ये कथन यहाँ पर गलत है। कमी से नहीं, आपको याद रखना है कि विल्सन जो रोग होता है तांबे की अधिकता से होता है। ठीक है। इस रोग से मानव के मस्तिष्क और आंखों को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है और साथ में दोस्तों लीवर को भी हानि पहुंचती है। प्रश्न नंबर देखेंगे नेक्स्ट। देखिए, रोग से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बनता है। प्रश्न नंबर 3 है, ऊर्ध्वपातन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रवावस्था में बदले सीधे गैस में परिणत हो जाते हैं और फिर ठंडा किए जाने पर पुनः अपनी अवस्था में आ जाते हैं। इस प्रक्रिया के तहत ठोस कपूर से कपूर वाष्प में परिणत होते हैं। कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों ही कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ जो है गर्म किए जाने पर बिना द्रवावस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया के तहत कई उदाहरण हैं, जैसे कि कपूर हुआ आपका, अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, ये सभी सब्लिमेशन के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में प्रभावित होने वाली नदियों में से किसका उद्गम स्रोत हिमालय है? कौन सी नदी यहाँ पर हिमालय से निकलती है? कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। गंगा नदी, यमुना नदी, सोनभद्र नदी, काली शारदा नदी। यदि आपने ऑप्शन डी चुना है तो ये सही रहेगा। केवल 1, 2 और 4 यहाँ पर सही है। सोनभद्र नदी जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से निकलती है और अमरकंटक की पहाड़ी से ये नदी निकलती है, जबकि ये वाली नदियाँ का उद्गम स्रोत जो है हिमालय है। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्यों का मुख्य पेशा कृषि और पशुपालन था। इस काल में पुरुष देवताओं की प्रधानता थी। कूट का प्रयोग कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों आर्यों का मुख्य पेशा कृषि और पशुपालन था और साथ में आपको याद रखना है इस काल में पुरुष देवताओं की प्रधानता थी। पुरुष प्रधान था ये काल। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थल भारत में स्थित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है। केवल 2 और 4 यहाँ पर सही है। कुंतासी, सुरकोतदा ये दोनों स्थल भारत में हैं और भारत के भी दोस्तों याद कर लीजिए
गुजरात राज्य में है ये, ठीक है। जबकि आमरी और कोट दीजी ये दोनों स्थल जो कि हड़प्पा स्थल है, कहाँ पर है ये, तो ये दोस्तों पाकिस्तान देश में है। पर्सन नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कौन से संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया? 102वें संविधान संशोधन द्वारा, 103वें संविधान संशोधन द्वारा, 104वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 105वें संविधान संशोधन द्वारा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित करने का प्रावधान जो समाप्त किया गया था, 104वें संशोधन अधिनियम 2019 के बाद से इसको जो है समाप्त कर दिया गया। अब यूपी में 403 सदस्य सीट हैं। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी न्यूटन के दूसरे नियम की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? आप आंसर को कीजिएगा। किसी वस्तु का त्वरण वस्तु के द्रव्यमान और लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। यह दूसरे नियम की सबसे उपयुक्त परिभाषा है। आप सब जानते भी होंगे F बराबर ma। तो a यहाँ पर जो है त्वरण है और दोस्तों m द्रव्यमान है। तो न्यूटन के दूसरे नियम की यह परिभाषा है। और यहाँ पर विराम पर एक वस्तु विराम पर ही रहेगी और गति में एक वस्तु स्थिर गति और एक सीधी रेखा में गति में रहती है जब तक उस पर असंतुलित बल द्वारा कार्य न किया जाए। तो ये आपका पहला नियम है, न्यूटन का ये प्रथम नियम है। इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। किसी स्प्रिंग को कुछ दूरी तक फैलने या संपीड़ित करने के लिए आवश्यक बल उस दूरी के समानुपाती होता है। ये वाला जो नियम है ये आपका है हुक का नियम। और दोस्तों लास्ट वाले को देखिए, डी वाले को। जब भी एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर समान और विपरीत बल लगाती है। तो यह भी न्यूटन का नियम है और न्यूटन के ये तीसरे नियम की व्याख्या करता है, क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने न्यूटन के तीनों नियमों को जान लिया है, यानी तीनों नियमों के यहाँ पर उदाहरण दिए गए थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। यदि आपको भारत के किसी राज्य को रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह देनी हो तो वह राज्य भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, दक्षिणी भारत। चलिए यहाँ पर इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दक्षिणी भारत रबी फसल के रूप में तिल की खेती के लिए उपयुक्त है। तिल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु गर्म और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। उचित जल निकासी वाली उपजाऊ भूमि इसको चाहिए। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। मिट्टी का pH स्तर 8 से कम हो। उष्णकटिबंधीय जलवायु सर्वोत्तम है। और नीचे देखिए यहाँ पर दक्षिणी भारत के राज्य जहाँ पर तिल की खेती होती है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रबी के मौसम में तिल की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं। तो ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसके फैक्ट को शामिल किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। इम्पोर्टेंट रहेगा। हमने कहा था आपको पूरा टेस्ट वॉच करना है। पूरा टेस्ट वॉच करने से आपको पता चल जाएगा कितने बेहतरीन ये क्वेश्चन हैं। तो गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए।
ऑप्शन सी राइट आंसर है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह और नसरुद्दीन महमूद। तो ये जो है गुलाम वंश के शासक है जिनका यहाँ पर कालक्रम दिया गया है। तो इसको किसी भी ट्रिक से याद कर लीजिए। आपने देखा होगा कि 2 प्रश्न जो आरओ की परीक्षा में ऐसे ही पूछे गए थे। मैं इनको क्यों कह रहा हूँ कि इनके जो सन हैं वो क्रम में दिए गए हैं, तो इसलिए आपको याद कर लेना है। चलिए यहाँ पर देखिए, सी राइट आंसर था। गुलाम वंश 1206 से 1290 के शासकों में उपयुक्त 4 शासकों का शासनकाल इस प्रकार यहाँ पर दिया गया है। देखिए, रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 से इसका शासन था और इसके शासनकाल में उसकी माँ शाह तुर्कान का नियंत्रण था। बस आपको केवल सन देखने हैं। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक इसने शासन किया। दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका थी ये बहराम शाह। इसके बाद जो बहराम शाह थे 1240 से 1242। इसके काल में 1241 ईस्वी में मंगलों का आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक इसने शासन किया था और नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265। तो हमने आपको क्या कहा, इसको कैसे भी ट्रिक से आपको याद कर लेना है, नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। और इसके शासनकाल में समस्त शक्ति बलवन के हाथों में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी का सामना कर रहे लोगों की खाद्य और पोषण स्थिति में सुधार करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ए यहाँ पर राइट आंसर है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी का सामना कर रहे लोगों की खाद्य और पोषण स्थिति में सुधार लाना है। यह भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस कार्यक्रम का उद्देश्य अभी हमने आपको बताया है, नीचे देखे यहाँ पर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस इसकी फुल फॉर्म है। भारत सरकार का एक खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य रियायती मूल्यों पर आवश्यक खाद्य वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन गरीबों तक पहुंचाना है। तो क्या उद्देश्य है इसका, गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन, ठीक है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 80 करोड़ से अधिक लोगों को शामिल करना है। सभी यहाँ पर अच्छे फैक्ट थे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक कौन थे। तो इसरो के संस्थापक यहाँ पर पूछा गया है कौन थे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, विक्रम साराभाई। चलिए, तो इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, यानी कि इनको जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। और दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और देख लीजिए, अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था इसरो ने 1975 में। विक्रम साराभाई के सम्मान में चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था। तो इन्हीं के नाम पर जो है लैंडर का नाम जो है विक्रम रखा गया था। डॉक्टर होमी जे भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है होमी जे भाभा को। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। और महाभियोग चलाने का प्रावधान अनुच्छेद 61 के तहत है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको देख लेते हैं। संविधान के अन्य प्रावधान एवं उसके स्रोत ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है। सरकार की संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एक नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली,
तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि कैबिनेट प्रणाली ये ली गई है ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, विधि प्रक्रिया ब्रिटेन से, विधि शासन ब्रिटेन से और सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से जो है ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अमेरिका संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायिक समीक्षा ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और न्यायपालिका को याद कर लेना है अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कनाडाई संविधान से कनाडा के संविधान से एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार कहाँ के संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रूस। रूस के संविधान से ली गई है न्याय का विचार। न्याय का विचार रूस के संविधान से है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। भारत में हॉर्नबिल त्यौहार किस महीने मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो आरओ की परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो मंथ पूछ रहा है किस महीने मनाया जाता है? दिसंबर में, बी राइट आंसर है। इसके जो है अन्य फैक्टों को आज यहाँ पर कवर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। नागालैंड राज्य में इसको मनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर, यानी कि साल के लास्ट मंथ में इसको मनाया जाता है। 2000 में इसको शुरू किया गया था। नागालैंड का प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये, जो कि इसकी 17 जनजातियों की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये और 17 जनजातियों का समृद्ध विरासत का प्रतीक है ये। इस महोत्सव को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। इस महोत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। भारत में हॉर्नबिल की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से ग्रेट हॉर्नबिल सबसे प्रसिद्ध है। आपको फैक्ट दे करके पूछ लेगा, 3 फैक्ट दे देगा, कहेगा क्या सभी सही हैं या इनमें से कोई गलत है। तो इस प्रकार प्रश्न बनते हैं, याद कर लीजिए इस पॉइंट को या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे नेक्स्ट। यदि आपको सेशन अच्छा लगेगा तो ईमानदारी से भाई वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, चींटी के डंक की प्रकृति अम्लीय होती है। तो चींटी के डंक की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसके भी फैक्ट देख लीजिए यहाँ पर। इसका रासायनिक सूत्र HCOOH होता है। ऑक्जेलिक अम्ल एक कार्बोनिक अम्ल है। यह पालक, गोभी, ब्रोकोली, टमाटर, बथुआ आदि में पाया जाता है। देखिए ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में तो पाया जाता है, इस पॉइंट को याद भी करते हैं और याद भी है तो पालक में पता है, परंतु गोभी को याद कर लेना है और बथुआ को याद कर लेना है, बथुआ, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए। और दुग्ध उत्पादकों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल जो खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा आदि में पाया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, एक नवपाषाण स्थल भिरराना किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हरियाणा में, भिरराना। और ये नवपाषाणिक स्थल है, नवपाषाण स्थल है ये, जो कि हरियाणा में है। अन्य नवपाषाण स्थल को देख लीजिए, जम्मू और कश्मीर में बुरझोम है, गुपकराल है और कनिष्पुर है। उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी में चापोनी मांडो, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार हमने करा भी है। कोल्डी हवा और लौरा देवा और महागारा, ये उत्तर प्रदेश में है। नवपाषाण स्थल है ये। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीत को हिंदुस्तानी शास्त्रीय
संगीत को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिससे भारत की संगीत विरासत की आधुनिक शिक्षा के लिए आधार तैयार हुआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो ये सीरीज ही इंपॉर्टेंट है भैया। चलिए देखिए यहाँ पर, आधुनिक हिंदुस्तानी संगीत के वर्तमान स्वरूप के अस्तित्व का श्रेय मुख्यतः संगीत के क्षेत्र में दो महान दिग्गजों के अभूतपूर्व योगदान को दिया जाता है, विष्णुद्वय पंडित विष्णु नारायण भातखंडे एवं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो इसको याद करना है, ये दोनों नाम आपको याद करने, मिलते जुलते दोनों नाम हैं। विष्णु द्वय तो यानी कि दो विष्णु हैं ये, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे एवं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, दोनों को याद कर लेना है। चलिए प्रश्न नंबर देखेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे जयपुर अतरौली घराने की स्थापना विशेष रूप से तबला वादन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, उस्ताद अलादिया खान। उस्ताद अलादिया खान को याद कर लेना है। घराने से भी अक्सर प्रश्न बनते हैं आरओ की परीक्षा में। जयपुर अतरौली घराने की स्थापना उस्ताद अलादिया खान ने की है। यह घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपने विशिष्ट गायन शैली के लिए जाना जाता है। इसे जयपुर घराना अलादिया खान घराने के नाम से भी जाना जाता है। अलादिया खान को गण सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जा सकता है गण सम्राट के नाम से किसको जाना जाता है? किसको जाना जाता है? अलादिया खान को। तो दोस्तों आरओ एआरओ के लिए हम आपको अच्छे लेवल के प्रश्नों को कराते रहते हैं, और आपको जो सेशन जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।